राम राम भाइयों। तो आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि 1857 की क्रांति शुरू होने का कारण क्या था। तो दोस्तों जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लग गया और फिर 1757 का प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है और अंग्रेजों का अधिकार या अधिकार क्षेत्र या जो उनका हस्तक्षेप था वो बढ़ जाता है और कई भारतीय राज्यों पर अधिकार कर लेते हैं और कई राज्य इनसे संधि करने लग जाते हैं। इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध से तो अंग्रेजों के पूरे द्वार ही खुल गए और स्थायी रूप से अंग्रेजों का राज्य बस गया। तो 1857 की क्रांति की बात आती है दोस्तों, तो 1857 की क्रांति शुरू होने के कई कारण हैं। एक प्रमुख कारण जो माना जाता है कि जो एनफील्ड राइफल काम में ली जाती थी उस पर कारतूस चढ़ाना पड़ता था और कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। तो उस पर माना जाता है कि गाय व सूअर की चर्बी से वो कारतूस बना होता था। तो इसलिए सैनिकों में इस बात को असंतोष फैला कि गाय और सूअर, जिनको दोनों भी हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों ही अपना पवित्र पशु मानते हैं, दोनों को ही पवित्र मानते हैं, तो इसका कारण भी मानते हैं। लेकिन आधुनिक इतिहासकार केवल गाय और सूअर की चर्बी वाले कारण को ही महत्वपूर्ण नहीं मानकर कई महत्वपूर्ण कारण, कई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण मानते हैं। उन कारणों के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे, फिर 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं 1857 की क्रांति के शुरू होने के कारण। सबसे पहले लेते हैं राजनीतिक कारण। तो 1857 की क्रांति के शुरू होने के राजनीतिक कारण थे। सबसे पहले शुरुआत होती है 1798 से। गवर्नर वेलेजली ने शुरू की थी एक प्रथा, एक नीति शुरू की थी, साइक संधि की नीति। में गवर्नर जनरल वेलेजली ने साइक संधि की नीति लागू की। उस साइक संधि की नीति ये थी कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय रियासत की संपूर्ण सुरक्षा का भार अंग्रेजों पर था और अंग्रेजों की एक फौज भारतीय राज्यों की रियासत में रहती थी और उसके बदले भारतीय राजाओं को, भारतीय रियासतों को कुछ कर देना पड़ता था। ये थी वो साइक संधि। साइक संधि के तहत सर्वप्रथम साइक संधि हुई हैदराबाद के निजाम के साथ। वेलेजली की साइक संधि हुई सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम अली के साथ 1798 में। अब बात आते हैं हमारे को पढ़ने राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ने, तो हम आते हैं राजस्थान पर। तो राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति किस राज्य के साथ हुई? तो सबसे पहले राजस्थान में 1857 में संधि हुई सबसे पहले भरतपुर के साथ। वेलेजली की साइक संधि सर्वप्रथम की राजस्थान में भरतपुर में, सबसे पहले की भरतपुर ने। भरतपुर के उस समय शासक थे रणजीत सिंह। 1803 की बात है ये, सितंबर 1803। राजस्थान में संधि की रणजीत सिंह ने। वेलेजली की साइक संधि भारत में सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम के साथ और राजस्थान में भरतपुर रियासत ने की, भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने की, सितंबर 1803 में की। और उसके बाद की अलवर ने। अब क्वेश्चन ये आता है, अलवर ने जो संधि की, ये संधि थी, ये तो नॉर्मल संधि थी, ये थी विस्तृत एवं आक्रामक संधि। विस्तृत एवं आक्रामक संधि मतलब मेन संधि जो हुई वो अलवर के साथ ही हुई। पूरे नियम कानून कायदों को लेकर जो संधि हुई वेलेजली की साइक संधि वो अलवर के साथ हुई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सबसे पहले वेलेजली की गवर्नर वेलेजली की
सहायक संधि किसने की? भरतपुर ने, भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने। और क्वेश्चन आता है कि उस समय शासक कौन थे? तो रणजीत सिंह। और अगर ये बात आए कि उस समय राजस्थान में वेलेजली की सर्वप्रथम आक्रामक एवं विस्तृत रूप से संधि करने वाला राज्य कौन सा था? तो अलवर। गवर्नर वेलेजली की आक्रामक एवं विस्तृत सहायक संधि करने वाला राज्य अलवर था। सर्वप्रथम सहायक संधि की भरतपुर ने। तो अलवर का उस समय शासक था बख्तियार सिंह। अलवर का शासक था बख्तियार सिंह। बख्तियार सिंह ने यह संधि की। तो बख्तियार सिंह का नाम आए तो बख्तियार सिंह के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये वही बख्तियार सिंह है। मूसी महारानी का नाम आपने सुना होगा। मूसी महारानी कहां पर है? अलवर में। इनकी एक छतरी है, 84 खम्भों की छतरी मूसी महारानी की। ये मूसी महारानी कौन थी? दोस्तों ये मूसी महारानी बख्तियार सिंह की पड़दाइत थी। पड़दाइत किसको बोलते हैं? पड़दाइत बोलते हैं तो दासियों में सबसे उच्च लेवल पर जो दासी होती है उससे पड़दाइत कहा जाता है। तो मूसी महारानी एक पड़दाइत थी। इनके नाम पर मूसी महारानी की छतरी बनी अलवर में, 84 खम्भों की छतरी बनी। और बख्तियार सिंह ये वही बख्तियार सिंह है जो गिंगोली परबत्सर का युद्ध 1807 गिंगोली परबत्सर नागौर, गिंगोली का नागौर जिले की परबत्सर तहसील के पास में ये गांव है गिंगोली, जहां 1807 में युद्ध हुआ। ये युद्ध किनके बीच हुआ? ये युद्ध हुआ था जयपुर के जगत सिंह, जयपुर के जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह के बीच में युद्ध हुआ। किस बात को लेकर हुआ? ये मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री कृष्ण कुमारी को लेकर यह विवाद हुआ था। बाद में वो बताते कृष्ण कुमारी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। तो जयपुर के जगत सिंह जोधपुर के मान सिंह के बीच में गिंगोली परबत्सर में युद्ध हुआ 1807 में। उसमें जयपुर के जगत सिंह की तरफ से बख्तियार सिंह ने भाग लिया और बख्तियार सिंह इस युद्ध में मारे गए। ये बख्तियार सिंह जी की राम कहानी समाप्त हो जाती है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था संधि का। सबसे पहले वेलेजली की सहायक संधि सितंबर 1803 में भरतपुर में, और आक्रामक एवं विस्तृत रूप से संधि करने वाले राजस्थान की रियासत अलवर थी। उसके बाद आती है ये वेलेजली की सहायक संधि आ गई। उसके बाद आती है अदिश परतकर्ण की संधि। तो अदिश परतकर्ण की संधि या आश्रित पार्थक्य की संधि क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। आश्रित पार्थक्य या अधीनस्थ परतकर्ण, अधीनस्थ परतकर्ण या इंग्लिश में बोलते हैं इसको सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी। सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी मतलब आश्रित, आइसोलेशन मतलब पार्थक्य पृथक्करण, और पॉलिसी मतलब नीति, मतलब रियासतों को अलग अलग करने की नीति। इसके तहत 1817 में यह संधियां हुई, आश्रित पार्थक्य की संधि। उस समय आश्रित पार्थक्य की संधि के टाइम गवर्नर थे हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे।
और ये कौन से हेस्टिंग्स थे? इतिहास में दो हेस्टिंग्स का वर्णन आता है, ये थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। एक नाम आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर थे, उनका कार्यकाल था 1772 से 84। ये थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल था 1813 से 30। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक पॉलिसी नीति लागू की, उसका नाम था आश्रित पारतंत्र्य की नीति या अधीनस्थकरण की नीति या सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी। इस नीति के तहत भारतीय राज्यों को यह कहा गया कि जो हमारे से संधि करेगा उसकी संपूर्ण सुरक्षा का भार, मराठों पिंडारियों से सुरक्षा का भार, अन्य विदेशी शासक जो अंग्रेजों के अलावा था विदेशी, उनसे सुरक्षा का भार, अन्य देशी शासकों से सुरक्षा का भार, संपूर्ण सुरक्षा का भार हमारे पर रहेगा, अंग्रेजों ने यह कहा, और आपको उसके बदले में हमारे को कर देना पड़ेगा। ये था इस संधि में। उसके बदले में यह भी था कि राजा महाराजा बिना पूछे किसी दूसरे राज्य से कोई किसी प्रकार की संधि नहीं कर सकते थे। उसके बीच में एजेंट के रूप में अंग्रेज काम करते थे। तो उस समय भारतीय शासक मराठों पिंडारियों और आपसी लड़ाई झगड़ों से परेशान थे, तो इन्होंने ये आश्रित पारतंत्र्य की नीति, मतलब अंग्रेजों पर आश्रित रहने की नीति को उचित समझा और कई भारतीय राज्यों ने यह संधि की। यह मुख्य रूप से राजपूताने से संबंधित थी। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि किसने सर्वप्रथम संधि की, किसने सबसे अंत में संधि की। तो इसमें सबसे पहले संधि की थी करौली ने। सबसे पहले संधि की थी इसमें करौली ने, और करौली के शासक थे हरबख्शपाल सिंह। ये याद रखना, सबसे पहले संधि सबसे बाद में संधि, इनके शासकों के नाम याद रखने जरूरी है। सबसे पहले संधि की 1817 में आश्रित पारतंत्र्य की संधि हरबख्शपाल सिंह ने, करौली के हरबख्शपाल सिंह ने संधि की। और जो आश्रित पारतंत्र्य की संधि है ये कई राज्यों ने की, भारतीय 12 या 13 राज्यों ने इसमें संधि की, मुख्य राज्यों ने। तो इसके बारे में तो कई बार क्रम से क्वेश्चन आता है कि 3 नाम दे देते हैं, चौथा कौन सा है, या 5 नाम देते हैं, क्या ये क्रम से सही है? तो इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले संधि की, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले संधि की 1817 में करौली में, करौली के शासक हरबख्शपाल सिंह ने आश्रित पारतंत्र्य की संधि राजस्थान की ओर से सर्वप्रथम की। अब बात आती है वही विलय दिल्ली वाले की, आक्रामक और विस्तृत वाली संधि आश्रित पारतंत्र्य की, तो वो की कोटा ने। कोटा ने की, और कोटा के प्रशासक थे उस समय, कोटा के प्रशासक झाला जालिम सिंह। कोटा राज्य की ओर से संधि की झाला जालिम सिंह ने। बात आगे होगी शायद समझ में कि सबसे पहले आश्रित पारतंत्र्य या अधीनस्थकरण या सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी जो लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीति थी। दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग्स और वारेन हेस्टिंग्स में अंतर है। वारेन हेस्टिंग्स तो 1772 से 84 कार्यकाल था। ये जो नीति लागू की वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, आश्रित पारतंत्र्य की नीति। राजस्थान में सबसे पहले की करौली ने, और विस्तृत आक्रामक मतलब सही नियमों वाली संधि ये की कोटा राज्य ने की, और कोटा के प्रशासक झाला जालिम सिंह ने की, और करौली की ओर से हरबख्शपाल सिंह ने की। अब हम देखेंगे कि क्रम से जो संधियां की गई है वो कब की, किस राज्य ने की, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। इन संधियों को पढ़ते हुए धीरे धीरे हम 1857 की क्रांति को पढ़ने के अग्रसर हो रहे। क्रांति को पढ़ने से पहले ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है
क्योंकि ये ऐसी संधियां थी, इन्हीं की वजह से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। तो हम पढ़ रहे थे लॉर्ड हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थक्य की संधि। आश्रित पार्थक्य की संधि या अधीन पृथक्करण की संधि या सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी। तो इसके लिए हम छोटा मोटा राजस्थान का नक्शे का रूप बना लेते हैं। शायद ऐसा ही होगा राजस्थान। तो यह है राजस्थान। तो इसमें इसको ध्यान से देखना, हम देखेंगे आश्रित पार्थक्य की संधि जो 1817 में शुरू हुई थी, वो किन किन रियासतों ने संधि की, क्रम से हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले संधि हुई थी, ये हमारे को ये मानचित्र, ये मैप इसलिए दिखा रहा हूं केवल कि आपको मालूम हो जाए कि सबसे पहले संधि किसने की। तो सबसे पहले संधि की थी करौली ने। इसकी डेट बाद में बता दूंगा, मुख्य मुख्य शासकों के नाम बाद में बता दूंगा। सबसे पहले देखेंगे पहले संधि, सबसे पहले करौली, उसके बाद संधि करते हैं टोंक। देखो क्रम वाइज चलना है, 1 नंबर करौली, उसके बाद 2 नंबर टोंक, 3 नंबर आता है कोटा, दक्षिण पूर्व में इधर ही होगा, 3 नंबर कोटा, और 4 नंबर है सीधे चलते हैं मारवाड़। 4 नंबर संधि की मारवाड़ मतलब जोधपुर। फिर सबसे पहले करौली, करौली से टोंक, टोंक से कोटा, कोटा से मारवाड़ जाएंगे, और मारवाड़ से फिर नीचे आएंगे मेवाड़। ये हो गया 5 नंबर है मेवाड़। शायद दिख रहा होगा, ये हो गया 5 नंबर मेवाड़। उसके बाद हम जाएंगे बीकानेर, लेकिन बीकानेर से पहले यह मेवाड़ का एक शासित राज्य है बूंदी, उसके बाद संधि करने वाला राज्य है बूंदी। तो 6 नंबर हो गया बूंदी। बूंदी से जाएंगे बीकानेर, तो 7 नंबर हो गया बीकानेर, ये 7 नंबर बीकानेर। बीकानेर से हम जाएंगे जयपुर, तो ये 8 नंबर हो गया जयपुर। जयपुर से दोस्तों हम जाएंगे सीधा नीचे डूंगरपुर, यही मान लेते हैं, नीचे शायद दिखेगा नहीं, डूंगरपुर, ये 9 नंबर हो गए डूंगरपुर। लेकिन जयपुर से जब डूंगरपुर आते हैं तो बीच में पहले कौन सी जगह आती है, ये आती है अजमेर। तो अजमेर से में किशनगढ़ जगह है, तो जयपुर के बाद में संधि की थी किशनगढ़ 9 नंबर, उसके बाद 10 नंबर डूंगरपुर, उसके बाद 11 नंबर संधि करने वाला था यहां पर जैसलमेर, जैसलमेर, और उसके बाद लास्ट में 12 नंबर शिरोई। सबसे पहले संधि करौली के हरबख्शपाल सिंह ने, और सबसे अंत में संधि हुई थी शिरोई ने। शायद आपके मिक्स हो गया होगा मेरे साथ इधर उधर, इसलिए एक बार पुनः आपको बता देता हूं, पुनः मिटा के एक बार बता देता हूं। ये महत्वपूर्ण है कि कई बार इनका क्रम आ रखा है एग्जाम, कई एग्जामों में, तो बिना मैप के ऐसे ही बता दूं, आश्रित पार्थक्य की संधि हमारा क्या चल रहा था, आश्रित पार्थक्य की संधि, हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थक्य की संधि हम पढ़ रहे हैं कि राजस्थान में सबसे पहले किसने, उसके बाद किसने, सबसे अंत में किसने। तो सबसे पहले हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थक्य की संधि की थी
दोस्तों मोटे मोटे रूप में देख लेते हैं और इधर उधर लिखूंगा थोड़ा, क्योंकि आपको स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। सबसे पहले करौली हेस्टिंग्स की आश्रित पाद की संधि राजस्थान में सबसे पहले गई करौली। उसके बाद टोंक, 2 नंबर, 1 नंबर करौली, 2 नंबर टोंक और 3 नंबर कोटा। और कोटा से जाएंगे मारवाड़, 1 नंबर करौली, 2 नंबर टोंक, 3 नंबर कोटा, 4 नंबर मारवाड़। 4 नंबर संधि की मारवाड़ ने, 5 नंबर मेवाड़, 5 नंबर संधि की मेवाड़ ने, मेवाड़ राज्य ने। उसके बाद संधि करते हैं इधर बूंदी, 6 नंबर बूंदी। उसके बाद संधि की 7 नंबर बीकानेर, 7 लिख देना, 7 नंबर बीकानेर। उसके बाद 8 नंबर जयपुर, 8 नंबर जयपुर। जयपुर से हम जाएंगे नीचे डूंगरपुर, जयपुर से जाएंगे डूंगरपुर जाएंगे, यहां मान लेते हैं डूंगरपुर। लेकिन बीच में मान लो किशनगढ़, मान लो क्या बीच में पड़ता भी है किशनगढ़। तो जयपुर के बाद में संधि की किशनगढ़ ने, उसके बाद 10 नंबर पर डूंगरपुर ने। डूंगरपुर के बाद संधि की दोस्तों, नीचे दिखेगा नहीं, ऊपर कर देता हूं। डूंगरपुर के बाद संधि की 11 नंबर जैसलमेर, जैसलमेर। और अंत में संधि की सिरोही, अंत में की सिरोही ने संधि की। ये शायद आपके समझ में आ गया होगा, क्रम से याद रखना इनको। और सबसे पहले जो संधि, सबसे पहले 3 रियासतें, अब इनकी डेट याद रखने का तरीका ये है। सबसे पहले करौली और उसके बाद मैंने बताया था टोंक, उसके बाद बढ़ाया कोटा। जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करौली, टोंक, कोटा, इनकी डेट 1817, 1817 और 1817। पहले तीनों ने संधि की 1817, 1817, 1817, मतलब एक की डेट, करौली की डेट 1817, टोंक की डेट 1817, कोटा की डेट 1817। बीच वाले की याद नहीं रखना, एक 1818 डेट है। लेकिन सबसे लास्ट की 2 है जैसलमेर और सिरोही। सिरोही ने संधि की थी 1823 में और जैसलमेर ने की थी 1819 में। और बीच में जो भी बस्ती है इन्होंने 1818 में। शायद समझ में आया होगा। सर्वप्रथम 3 करौली, टोंक, कोटा, इन्होंने आश्रित पादकी की संधि की 1817 में और सबसे लास्ट में सिरोही ने 1823 में। लास्ट से पहले सेकंड लास्ट जैसलमेर ने 1819 में। और बाकी जो बीच में बस्ती है उन्होंने 1818 में संधि की। अगर अब कोई भी डेट आपको पूछ ले तो शायद मेरे विचार से कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे हम एक एक डेट को याद करें, एक एक को याद करें, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो याद रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो क्रम से ऐसे राजस्थान के मैप पर लेके आप याद कर सकते हो इसे। और डेट पहले की 3 की 1817, लास्ट की सिरोही की 1823, जैसलमेर की 1819, तो बीच में बसता है उसकी 1818। अब कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि इस समय शासक, उस राज्य के शासक कौन थे। तो सबसे पहले संधि हुई थी करौली के शासक थे हरबख्श पाल सिंह। मुख्य रूप से ये पहले या लास्ट का जो संधि की उसके बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले हरबख्श पाल सिंह, लास्ट में जो संधि सिरोही के शासक थे शिव सिंह। दोस्तों सिरोही ने 1823 में संधि इतनी लेट, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है। तो पहले कोर्ट में विवाद चल रहा था, कि सिरोही मारवाड़ जो रियासत है ये
इनका कहना था कि सिरोही हमारा हिस्सा है, जबकि सिरोही का कहना था कि हमारी रियासत बिल्कुल स्वतंत्र है और अलग रियासत है। तो जब 1823 में फैसला आया, सिरोही को अलग रियासत माना, फिर सिरोही ने 1823 में संधि की। करौली के शासक हरबख्शपाल सिंह थे इस समय संधि करने वाले। सिरोही की तरफ से संधि की शिव सिंह ने, और मेवाड़ के भीम सिंह जो कृष्ण कुमारी इनकी पुत्री थी, कोटा के भीम सिंह, मेवाड़ के भीम सिंह, जयपुर के जगत सिंह गिंगोली युद्ध वाले, जोधपुर के मान सिंह गिंगोली युद्ध वाले, बीकानेर के उस समय शासक थे जिन्होंने भटनेर दुर्ग जीता था 1805 में। बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह, ऐसा कुछ नाम आता है बीकानेर के शासक का, जिन्होंने 1805 का भटनेर का दुर्ग जीता, वो इस समय शासक थे। टोंक के अमीर खां पिंडारी आदि ये महत्वपूर्ण शासक उस समय थे। उसके बाद पढ़ेंगे हम डलहौजी की विलय की नीति के बारे में। लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति। लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति या वेफगन सिद्धांत या इसे बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति 1848 में शुरू हुई। विलय की नीति के तहत दोस्तों ये था कि जिस किसी रियासत में अगर राजा के कोई पुत्र नहीं हो तो उसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। एक तो था जिसकी किसी के पुत्र नहीं हो तो उसे अंग्रेज राज्य में मिला लिया जाता था, और एक ये भी था कि अगर राज्य की शासन व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल रही है तो उसको भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। दो आधार थे, एक तो अगर राजा महाराजा के पुत्र न हो तो गोद लेने की प्रथा नहीं थी, गोद लेने की मनाही थी, उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। और दूसरा, अंग्रेजों को अगर ये लगे कि किसी राज्य की शासन व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल रही है तो उसे अपने राज्य में मिला लेते थे। तो उसके तहत कई राज्यों को अपने राज्य में अंग्रेजी राज्य मिला लिया। कई राज्य जो उनसे अच्छे संबंध नहीं रखते थे तो उनको इस आधार पर अंग्रेजी शासन में मिला लेते कि आपके राज्य की शासन व्यवस्था उचित नहीं चल रही है। तो इसलिए भारतीय शासक परेशान थे इस बात को लेकर, और आधुनिक इतिहासकार इस बात को भी 1857 की क्रांति होने का कारण, महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय के तहत सर्वप्रथम सतारा, हम राजस्थानी क्रांति पढ़ रहे थे लेकिन सर्वप्रथम भारत में मिले गए सतारा, जयपुर संबलपुर ये यूपी में, एक बगाड़ जो हिमाचल प्रदेश में, इसको मिलाया गया। विलय की नीति के सर्वप्रथम सतारा को, जयपुर संबलपुर यूपी को, बगाड़ हिमाचल प्रदेश को, उदयपुर जगह उदयपुर ये राजस्थान वाला उदयपुर नगर ये था एमपी में, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, इसको भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। और कई ऐसे राज्य थे जिसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अब बात आती है राजस्थान की कि विलय की नीति डलहौजी की विलय की नीति के तहत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति के तहत राजस्थान के किस रियासत को मिलाया गया। तो यह बात आती है, बुकों की ऐसे वर्णन आता है कि राजस्थान में किसी भी रियासत को नहीं मिलाया गया। लेकिन अगर एक गहराई का क्वेश्चन ये पूछे तो राजस्थान में मिलाया गया था ब्यावर को। हालांकि आपको इसमें कंफ्यूजन होगा
क्यों? क्योंकि इसका वर्णन बहुत कम मिलता है। क्योंकि ब्यावर आता था अजमेर क्षेत्र में, और अजमेर था खालसा क्षेत्र में। अजमेर था खालसा क्षेत्र में, ये अजमेर मेरवाड़ा के बीच में एक जगह है। तो ब्यावर को भी इस डलहौजी की विलय की नीति के तहत मिलाया गया। हालांकि इसका बहुत कम वर्णन मिलता है, लेकिन कहीं ऐसा आ जाए कि विलय की नीति के तहत, लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति के तहत सिर्फ राजस्थान की इस रियासत को मिलाया गया, तो हमारा आंसर ब्यावर ही होगा, और कोई रियासत नहीं है। ये थी लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति। तो ये थे 1857 की क्रांति शुरू होने के राजनीतिक कारण है, और कई सामाजिक कारण भी थे कि जैसे सती प्रथा 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लागू हुआ। ये ऐसी प्रथाएं थी जो भारतीयों के लिए ठीक थी। ये प्रथाएं पर पाबंदी लगाना जरूरी थी, लेकिन ये भारतीय नहीं चाहते थे कि ऐसी प्रथाओं पर पाबंदी लगाए, क्योंकि जो परंपरागत प्रथाएं चली आती है उन पर कोई पाबंदी लगाता है तो उसका विरोध होता है, और समाज ये चाहता है कि हमारी प्रथाएं चलने दे। तो अंग्रेजों ने तो ये सुधारवादी नीतियां बढ़ाई, लेकिन ये उल्टा भारी पड़ गया भारतीय जनता में, इससे असंतोष पनपा। ये सामाजिक कारण थे, राजनीतिक कारण हो गए, और कई आर्थिक कारण। इसमें आर्थिक कारणों की बात है तो अंग्रेजों ने उस समय कई नीतियां लागू की। स्थायी बंदोबस्त की नीति लागू की, एक महलबाड़ी प्रथा लागू की। महलबाड़ी एक रहित बाड़ी प्रथा लागू की। इन प्रथाओं की वजह से भी भारतीयों में संतोष पनपा। स्थायी बंदोबस्त के तहत सीधे जागीरदार के अंडर में भूमि दे दी गई, और अंग्रेज सीधे जागीरदारों से कर वसूलते थे, जिससे किसानों का बहुत ज्यादा शोषण होता था। मतलब भूमि का संपूर्ण स्वामित्व जागीरदारों को सौंप दिया। यह प्रथा लागू हुई थी 1792 में, कर्नल रीड ने से शुरू की थी। और रईतबाड़ी जो प्रथा आती है, ये दक्षिण के 12 मील जिले से शुरू हुई। दक्षिण के 12 मील जिले से ये शुरू हुई थी। दक्षिण के 12 मील से ही शुरू हुई। रईतबाड़ी को शुरू किया था कर्नल रीड ने। रईतबाड़ी को शुरू किया था, ये दोनों डेट अलग हो गई। ये था स्थायी बंदोबस्त 1793 और रईतबाड़ी थी 1792। रईतबाड़ी को शुरू किया था कर्नल रीड ने 1792 में। एक मालबाड़ी थी संपूर्ण ग्राम को एक इकाई मानना। मतलब इनका यहाँ टॉपिक हमारा नहीं है, लेकिन ये 1857 की क्रांति के आर्थिक कारणों में बढ़ रहे हैं कि स्थायी बंदोबस्त, मालबाड़ी, रईतबाड़ी, ये तीन प्रथाओं को हमारे को देखना है। स्थायी बंदोबस्त के तहत जागीरदारों को भूमि का मैं मुख्य रूप से मालिक बना दिया और वो किसानों से कर वसूल है। और मालबाड़ी में क्या हुआ, संपूर्ण गांव को एक इकाई माना। मतलब गांव का जो पुराने टाइम में, प्राचीन टाइम में मुकदम या चौधरी होता था, उसको बोल देते कि आप संपूर्ण गांव से कर ले लेना, हम आपसे कर ले लेंगे।
मतलब पूरे गांव का इकट्ठा जो कर वसूल था, मालवाड़ी, माल का मतलब होता है गांव, माल का मतलब होता है गांव, मतलब पूरे गांव का एक साथ एक आदमी से कर लेते थे। और रईतवाड़ी के तहत किसान को भूमि का स्वामी माना, मतलब किसानों का आप ही भूमि के स्वामी और डायरेक्ट किसान से कर वसूलते। इससे किसान को मालिक मानते, लेकिन कर में वृद्धि की गई, इससे किसानों का शोषण होता था। तो ये थे हमारे 1857 क्रांति। आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण हो गए, सामाजिक कारण हो गए। फिर हम देखेंगे अब क्रांति हमारी शुरुआत होती है। क्रांति शुरू होने से पहले एजीजी कार्यालय, क्रांति शुरू होने से कुछ समय पहले ऐसी क्रांतियों को या आंदोलन को दबाने के लिए एक एजीजी कार्यालय स्थापित हो रहा था। एजीजी, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी। एजीजी का कार्यालय स्थापित हुआ 1832 में अजमेर में। और प्रथम एजीजी बने लोकेट। कई बार ये क्वेश्चन आ रखा है कि प्रास्थान के जो एजीजी कार्यालय की स्थापना कब हुई? अजमेर में हुई, 1832 में हुई। प्रथम एजीजी लोकेट को बनाए गए। और इसके बाद 1845 में इसका ग्रीष्मकालीन केंद्र, एजीजी कार्यालय का ग्रीष्मकालीन केंद्र माउंट आबू बना दिया गया। इसके दो केंद्र हो गए, शीत ऋतु में अजमेर और ग्रीष्मकालीन केंद्र माउंट आबू। ये माउंट आबू क्यों बनाया दोस्तों? जो अंग्रेज लोग है वो ठंडे इलाकों से आते थे, वो गर्मी सहन नहीं कर पाते, इसलिए गर्मी के क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन में इसका एजीजी कार्यालय माउंट आबू बना दिया गया। इसके दो केंद्र हो गए, अब शीत ऋतु में अजमेर और ग्रीष्मकालीन केंद्र माउंट आबू। ये केंद्र स्थापित किया 1845 में। ये थी एजीजी कार्यालय की बात। अब शुरू होती है क्रांति। ये थी क्रांति की आधारशिला, क्रांति के शुरू होने के कारण। और ये जो पढ़ाया वो क्रांति को दबाने जैसी संस्था थी एजीजी कार्यालय। क्रांति शुरू होती है 10 मई 1857 को भारत में। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होती है। मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी द्वारा सर्वप्रथम से शुरुआत की जाती है। ये बुरहानपुर, बैरकपुर, छावनी वो राष्ट्रीय स्तर की बात है। 10 मई से 1857 को मेरठ में क्रांति शुरू होती है। राजस्थान में एजीजी कार्यालय को इसकी सूचना मिलती है, राजस्थान के एजीजी को 19 मई को। और राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति होती है 28 मई 1857 को। सर्वप्रथम क्रांति होती है नसीराबाद से। अब यह भी जानना जरूरी है कि 1857 की क्रांति के समय सर्वप्रथम एजीजी लोकेट थे। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस एजीजी थे। एक पैट्रिक लॉरेंस, यहां कंफ्यूजन नहीं होना आपको, पैट्रिक लॉरेंस नाम आता है। तो पैट्रिक लॉरेंस तो जो 1946 में जो भारत में दल आया था उसके सचिव थे पैट्रिक लॉरेंस। तो ये पैट्रिक लॉरेंस नहीं, पैट्रिक लॉरेंस है। राजस्थान के एजीजी है पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस एजीजी थे और विभिन्न रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट थे। पॉलिटिकल एजेंट के बारे में भी हम जानकारी अभी लेंगे। राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। गवर्नर जनरल थे उस समय कैनिंग, गवर्नर जनरल थे उस समय कैनिंग। और ब्रिटेन के पीएम की अगर बात आ जाएगी उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ब्रिटेन के पीएम मतलब भारतीय पीएम, भारत गुलाम था उनका, होम स्टीन ब्रिटेन के पीएम थे।
महारानी विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया थी। और विभिन्न रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट नसीराबाद पढ़ेंगे, लेकिन जो आधार अभी भी कंप्लीट नहीं है, विभिन्न रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट शायद रियासतों में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं मोटा मोटे रूप से कि विभिन्न रियासतों के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, बिना लिखे ऐसे बता देता हूँ। जब अलग अलग रियासत पढ़ेंगे तो हमारे वो पॉलिटिकल एजेंट सामने आ जाएंगे, और जहाँ जहाँ क्रांति हुई, जो 6 सैनिक छावनियाँ थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी, वो है 1 नंबर नसीराबाद। अजमेर में 2 सैनिक छावनियाँ थी दोस्तों, एक थी नसीराबाद जो अजमेर से 15-20 किलोमीटर दूर है, एक ब्यावर जो अजमेर से करीबन 50-60 किलोमीटर दूर है। ये दोनों अजमेर में थी, नसीराबाद और ब्यावर 2 अजमेर। और तीसरी अजमेर से जो सीमावर्ती जिला है टोंक, देवड़ी, तीसरी थी देवड़ी। और चौथी भी अजमेर के सीमावर्ती जिला है पाली, एरिनपुरा। तो 2 नसीराबाद, ब्यावर अजमेर में, देवड़ी टोंक में, एरिनपुरा पाली में, ये 4 हो गई पास पास में। उसके बाद है उदयपुर की खेरवाड़ा 5, और छठी थी नीमच जो एमपी में है, ये 6 सैनिक छावनी थी। तो उस समय पॉलिटिकल एजेंट के बारे में जान लेते हैं। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर ईडन, मोटा मोटी जान लेते हैं। मेजर ईडन जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। जोधपुर के थे मैगमोसन, मेवाड़ के थे सावर्स, सिरोही के थे जेडी हॉल, कोटा के थे बर्टन। मोटा मोटी हो गए होंगे सर। सावर्स मेवाड़, मैगमोसन मारवाड़, जेडी हॉल सिरोही, ईडन जयपुर, बर्टन कोटा, ये मुख्य रूप से उस समय के पॉलिटिकल एजेंट थे। हम पढ़ रहे थे नसीराबाद। नसीराबाद में क्रांति हुई 29 मई 1857 को। अब देखेंगे क्रांति का नेता कौन था। क्रांति का नेता था एक सैनिक बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह दोस्तों हुआ क्या, 15वीं इन्फेंट्री जो मेरिट से आई थी, 15वीं इन्फेंट्री जो मेरिट से आई थी, कहाँ आई, अजमेर। तो अजमेर को जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको लगा कि ये मेरिट से आई है, मेरिट में तो क्रांति हो रही है, तो ये कहीं ये नहीं हो जाए कि ये लोग यहाँ क्रांति कर दे, इसलिए अंग्रेजों ने इस पर 15वीं इन्फेंट्री पर, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल टुकड़ी, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल टुकड़ी, जैसे आर्म्ड होता है, जैसे इन्फेंट्री होता है, इन्फेंट्री मतलब 15वीं इन्फेंट्री पैदल टुकड़ियां आई, उसको उस पर शक किया गया, उसको भेज दिया अजमेर से नसीराबाद भेज दिया गया, नसीराबाद। तो नसीराबाद में एक सैनिक था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने इस क्रांति का नेतृत्व किया और अंग्रेज अधिकारी था पिरचार्ड, पिरचार्ड या पिरचियार्ड से बोलते हैं, जो नसीराबाद सैनिक छावनी का मुख्य अधिकारी था। उससे पूछा कि हमारे को इस तरह इधर उधर क्यों भेजा जा रहा है, हमारे पर क्यों शक किया जा रहा है। तो ये पिरचार्ड को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, इसने हाँ कर दिया, ऐसे क्या कुछ नहीं, ऐसे ही कर रहे हम तो। मतलब पिरचार्ड, ये क्वेश्चन आता है कि क्रांति का नेतृत्व किसने किया, बख्तावर सिंह सैनिक ने। अंग्रेज अधिकारी नसीराबाद छावनी का था पिरचार्ड। पिरचार्ड से इसने सवाल पूछा कि क्यों हमारे पर शक किया जा रहा है, तो इसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो यह शुरू होती है क्रांति 29 मई को। और क्रांति करने वाली सैनिक टुकड़ी थी 15वीं इन्फेंट्री। 15वीं इन्फेंट्री के साथ बाद में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी जुड़ गई। 15वीं और 30वीं इन्फेंट्री के लोगों ने ये क्रांति की।
ये बात आती है नसीराबाद की। उसके बाद हम चलेंगे नसीराबाद से बाद में चलेंगे 28 मई। नसीराबाद के क्रम वाइज पढ़ेंगे। नसीराबाद के बाद में होगी क्रांति भरतपुर में। ये 28 मई। उसके बाद होता है 31 मई। नसीराबाद में क्रांति होती है दोस्तों 28 मई। कंफ्यूजन नहीं होना, 28 मई है। शायद मैंने 29 मई लिखा दिया होगा गलती से आपको। 28 मई होती है। 31 मई को क्रांति होती है। नसीराबाद वाले सैनिक बाद में दिल्ली जाते हैं। तो याद कैसे रखना है, नसीराबाद के सैनिक दिल्ली जाते हैं, किधर से होकर जाते हैं, भरतपुर से होकर। तो भरतपुर में क्रांति होती है 31 मई को। 3 दिन बाद में भरतपुर में क्रांति होती है। इकतीस मई को भरतपुर में क्रांति हो जाती है। और भरतपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था कोई व्यक्ति विशेष ने, कोई यहाँ पर जाति विशेष का नाम होता है गुर्जर व मेव। गुर्जर व मेव लोगों ने यहाँ क्रांति का नेतृत्व किया। भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह। भरतपुर के शासक कौन थे? जसवंत सिंह या भरतपुर के शासक थे। जसवंत सिंह के अंग्रेज अधिकारी संरक्षक थे। अंग्रेज अधिकारी संरक्षक थे। तो यहां क्रांति हुई तो वो अंग्रेज अधिकारी आगरा भागे। मॉरिसन नामक अंग्रेज अधिकारी थे। मॉरिसन ने आगरा में जाकर, आगरा दुर्ग में जाकर अपनी जान बचाई। गुर्जर व मेव जाति ने यहाँ पर, जाति विशेष के लोगों ने यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किया। और बाद में ये क्रांतिकारी दिल्ली चले जाते हैं। 31 मई को भरतपुर क्रमवाइज। उसके बाद होती है 3 जून, मतलब 3-4 दिन बाद में, 3 दिन बाद में 3 जून 1857 ये क्रांति होती है नीमच। नीमच का मामला थोड़ा बड़ा है। नीमच में क्रांति होती है 3 जून 1857 को। नीमच है एमपी में। और ये किसके अंडर में थी? ये मेवाड़ के अंडर में थी। मेवाड़ के महाराणा थे उस समय स्वरूप सिंह। पॉलिटिकल एजेंट पीए थे सावर्स। यह हो जाती है क्रांति नीमच में। नीमच में क्रांति हो जाती है और पॉलिटिकल एजेंट सावर्स इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल एजेंट सावर्स इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। यह क्रांति का नेतृत्व करते हैं मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह। मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह इस क्रांति का नेतृत्व करते हैं। और अंग्रेज अधिकारी था नीमच छावनी का एबॉट। यहां क्रांतिकारी मोहम्मद अली बेग हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर देते हैं।
यह विद्रोह इस बात को लेकर करते हैं कि इनको कंफ्यूजन हो जाता है, इस बात का शायद कंफ्यूज होता है या हकीकत ये पता नहीं कि ये लोग कहते हैं आटे में हड्डी का चूरा मिला हुआ है हमारे, और हड्डी भी कौन सी, वो भी हड्डी गाय और सुअर की। शायद मिली मिलाई बात या बढ़ाई बात होगी या हकीकत होगी, लेकिन यह सैनिकों में इस बात का विश्वास होता है कि जो हम आटा खा रहे हैं, जिस आटे की रोटी खा रहे हैं, उस आटे में हड्डी मिली हुई है, हड्डी का चूरा मिला हुआ है, हड्डी भी गाय और सुअर की। तो फिर सैनिकों में असंतोष बन पा और यह शुरू हो जाती है क्रांति। तभी सूचना मिलती है एबॉट, जो निम्न छावनी के अंग्रेज अधिकारी थे, ये बात ध्यान में रखना है, निम्न छावनी के अंग्रेज अधिकारी एबॉट, नेतृत्व किया क्रांति का मोहम्मद अली बेग हीरा सिंह। एबॉट सूचना देते हैं मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह को। स्वरूप सिंह को बोलते हैं कि यहाँ क्रांतिकारियों में इस बात को लेकर असंतोष फैलाया कि आटे में हड्डी मिली हुई है। तो स्वरूप सिंह जी एक आदमी को भेजते हैं आंदोलन को शांत करने के लिए, अर्जुन सिंह कहते हैं। अर्जुन सिंह एक वकील थे, अर्जुन सिंह जी को भेजते हैं और अर्जुन सिंह जी यहाँ जाते हैं और आटा अपने जीवा पर रखते हैं और बोलते हैं क्रांतिकारियों को, सैनिकों को बोलते हैं, भारतीय सैनिकों को, कि जितना आपका धर्म है या जितना आपका धर्म महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण मेरा धर्म है, और मैं अपनी जीवा पर इस आटे को रखकर कहता हूं कि जब आपका धर्म भ्रष्ट होगा तो मेरा भी धर्म भ्रष्ट होगा, और इसमें कोई हड्डी या कोई कुछ नहीं मिला हुआ है, आप शांत रहिए। तो उस समय वो शांत कर देते हैं सैनिकों को, लेकिन जो उनमें क्रांति की जो आग फैली हुई थी वो तो पहले से ही फैली हुई थी, तो वो रुकने वाली नहीं थी इस बात को लेकर। तो सैनिक क्रांति करते हैं मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में। 3 जून 1857 को डेट आती है। अंग्रेज अधिकारी एबॉट, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, पॉलिटिकल एजेंट जो मेवाड़ का था वो सवर्स, ये क्रांतिकारी विद्रोह करते हैं। कई अंग्रेज अधिकारियों और उनके बच्चों को बंदी बना लेते हैं। ये बात इतिहास में आती है। नीमच के जो क्रांतिकारी हैं, कई अंग्रेज अधिकारी उनके बच्चों को बंदी बना लेते हैं और बंदी का नाम है डूंगला गांव में। ये डूंगला गांव का है, ये डूंगला गांव है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में इनको बंदी बना लेते हैं, यह बंदी बना लेते हैं। और ये रुगाराम किसान के घर के पास में या घर में या बंदी बनाते हैं। तो ये बात करते हैं कि रुगाराम किसान वो तो देसी आदमी था, हाउ डू यू डू ऐसे फलाना ढींगड़ा मुजड़ा पता नहीं अंग्रेजी में। तो ये रुगाराम किसान समझ नहीं सका ये क्या बोल रहे हैं, तो इतना तो सोच लिया अंग्रेज लोग, गोरे लोग। तो रुगाराम किसान ने सूचना पहुंचाई इस बात को लेकर मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह को। स्वरूप सिंह अपनी सेना लेकर आए और इन्हें डूंगला गांव में जो अंग्रेज अधिकारियों परिवारों के औरतें बच्चे आदि थे, इनको छुड़ाकर मुक्त कराया और इनको ले गए ये पिछोला झील। पिछोला झील में एक मंदिर है, वहां शरण दी जग मंदिर। कहां शरण दी? जग मंदिर। जग मंदिर का निर्माण दोस्तों करण सिंह ने शुरू करवाया था और जगत सिंह ने इसे पूरा करवाया था। जगत सिंह ने इसे पूरा करवाया। इसी जग मंदिर में खुर्रम शाहजहां भी ठहरा था। इन क्रांतिकारियों की सहायता की शाहपुरा एक छोटी सी रियासत है। देखो मेवाड़ जैसी रियासत क्रांतिकारियों के दमन में लगी हुई है, लेकिन शाहपुरा जैसी छोटी रियासत, शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों की अप्रत्यक्ष रूप से मदद की और पैसे देकर अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, साथ में प्रत्यक्ष रूप से यह मदद की, क्रांतिकारियों को शरण दी शाहपुरा के किले में। और क्रांतिकारियों जो पीछे से अंग्रेज लोग आए तो इनको किले में नहीं घुसने दिया। इसे कहते हैं जज्बा, क्योंकि एक छोटी रियासत जिसने साहस दमखम दिखाया और क्रांतिकारियों की मदद की। तो ये थी हमारी नीमच की क्रांति। नीमच के बाद में ये क्रांतिकारी दिल्ली जाते हैं। सबका प्लान होता है क्रांति करने के बाद कि हम दिल्ली जाकर दिल्ली पर जो मेन हमारा केंद्र है वहां कब्जा करेंगे। तो 3 जून को दिल्ली, 28 मई नसीराबाद, 31 मई नसीराबाद वाले दिल्ली जाते हैं तो भरतपुर,
और उसके बाद थोड़ा कट कर लेते हैं। अधिकांश क्रांतियां जो क्रम से हुई, जिधर से जाते हैं उधर से, लेकिन वो जो भरतपुर वाले तो दिल्ली चले गए, फिर नीमच में होती है 3 जून, नीमच वाला दिल्ली जाएंगे तो टोंक से होकर जाएंगे, तो टोंक में क्रांति 10 जून को। इसको देख लेते हैं नीमच में क्रांति मोहम्मद अली बेग हीरा सिंह के नेतृत्व में 3 जून को हुई। अंग्रेज परिवार के लोगों को बंदी बनाया गया डोंगला गांव चित्तौड़गढ़ में। रूगाराम किसान ने इनकी सूचना दी मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें छुड़ाया और जगमंदिर में रखा। जगमंदिर है पिछोला जेल में है जगमंदिर का निर्माण करण सिंह ने शुरू किया था, जगत सिंह ने पूरा किया था। खुर्रम शाहजहां को भी शरण यह जगमंदिर में दी गई थी। जो हमारे भारतीय क्रांतिकारी नीमच के उनको शांत करने के लिए भेजा गया अर्जुन सिंह जी नामक व्यक्ति को। तो ये थी नीमच की क्रांति। उसके बाद हम पढ़ेंगे टोंक। सच्ची 1 घंटा हो गया। दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अठारह क्रांति, हालांकि थोड़ा लंबा यह टॉपिक हो रहा है। 1 घंटा हो गया। उसके बाद क्रांति होती है, नीमच के क्रांतिकारी जाते हैं टोंक से होते हुए दिल्ली जाते हैं। ये बात हमारे को याद रखना है, होते हुए भाई नसीराबाद वाला दिल्ली की तो भरतपुर से होते हुए, तो हमारे को याद रखने में थोड़ा मुश्किल नहीं होगी। टोंक के क्रांतिकारी दिल्ली जाते हैं, नीमच के क्रांतिकारी टोंक होते हुए दिल्ली जाते हैं। तो टोंक में क्रांति होती है 10 जून को, 10 जून 1857। इसमें भी एक क्वेश्चन होता है, हम संपूर्ण टोंक को पढ़ते हैं लेकिन अलग अलग डेट आए। टोंक में भी सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई? देवली में। और संपूर्ण टोंक रियासत में हुई थी। उसके बाद देवली में अलग अलग डेट आए। अगर देवली और टोंक में भी अलग अलग डेट आए, देवली में क्रांति हुई 10 जून को और टोंक में हुई 14 जून को। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आमतौर पर नहीं आता है, इसको एक साथ में लेते हैं। टोंक में जो क्रांति हुई 10 जून 1857, लेकिन बाई चांस अगर अलग आए कि देवली में क्रांति 10 जून, टोंक में 14 जून और मेन डेट है जो 10 जून, टोंक का नाम आए तो 10 जून। 10 जून को टोंक रियासत में क्रांति होती है। टोंक एक मुस्लिम रियासत थी दोस्तों, एक टोंक क्या थी? मुस्लिम रियासत थी। यहां के शासक थे वजीरुद्दौला या वजीर अली इनको बोलते हैं। इनको ईसाई राजा भी बोलते हैं। ईसाई राजा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, इसलिए ईसाई राजा बोलते हैं। टोंक में क्रांति का नेतृत्व किया था देवली छावनी से नासिर मोहम्मद नामक व्यक्ति ने। ये एक सामंत थे टोंक के, इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया और जनता ने इनका बढ़ चढ़कर समर्थन किया। यह थी टोंक की क्रांति। टोंक में से जुड़ा हुआ एक नाम आता है मुजाहिद। मुजाहिद दोस्तों एक नाम है, इसका मतलब होता है जो धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म से जुड़े हुए लोग, मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग, मतलब धर्म के नाम पर मर मिटने वाले या धर्म की रक्षा करने वाले लोग इन्हें मान सकते हैं। तो मुजाहिद नामक नाम से 600 मुजाहिद, धर्म की रक्षा करने वाले लोग जो जिनको बोलते हैं मुजाहिद, 600 मुजाहिद लोग दिल्ली गए। क्यों गए दिल्ली? दिल्ली का शासक बहादुर शाह जफर जिनके नेतृत्व में भारत में क्रांति हो रही थी, तो इन मुजाहिदों ने, धर्म की रक्षा करने वालों ने, यह माना कि अपने
धर्म का, अपने समाज का व्यक्ति क्रांति का नेतृत्व कर रहा है, तो उसकी सहायता के लिए 600 लोग टोंक से दिल्ली गए उस समय। और यह भी वर्णन आता है कि टोंक रियासत में महिलाओं ने भी भाग लिया। 1857 की क्रांति में किस रियासत में महिलाओं ने भी भाग लिया, तो टोंक में महिलाओं ने भी भाग लिया, इस बात का वर्णन आता है। यह थी हमारी टोंक। टोंक में क्रांति हुई नासिर मोहम्मद के नेतृत्व में। टोंक के शासक थे वजीरुद्दौला या वजीर, जिन्हें सही रजा भी कहते हैं। मुजाहिद नामक धर्म की रक्षा करने वाले 600 व्यक्ति दिल्ली के बहादुर शाह जफर की सहायता करने। दस जून को हो गई टोंक। उसके बाद अलवर। जून के बाद कौन सा महीना? जुलाई। तो 11 जुलाई को क्रांति होती है अलवर में। यहां ज्यादा कोई क्रांति नहीं पनपी। अलवर के शासक थे बन्नो सिंह। बन्नो सिंह ने बढ़ चढ़कर तन मन धन से अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए क्रांति यहां ज्यादा सक्रिय नहीं रही। ये थी अलवर। उसके बाद होती है क्रांति अजमेर में। अजमेर जुलाई, 11 जुलाई अलवर। जुलाई के बाद में अगस्त, 9 अगस्त, 9 अगस्त को अजमेर में क्रांति होती है। अजमेर में क्रांति होती है तो ब्यावर से, ब्यावर जो मेर रेजिमेंट थी, दोस्तों ब्यावर कौन सी रेजिमेंट थी? मेर। अजमेर और राजसमंद के बीच में जो ब्यावरवाड़ा क्षेत्र है, राजसमंद का क्षेत्र, उसको मेरवाड़ा क्षेत्र बोलते हैं। मेरवाड़ा क्षेत्र इसलिए बोलते हैं कि मेर जाति का अधिपत्य प्राचीन समय में यह था। मेर रेजिमेंट ब्यावर थी। खेरवाड़ा वाली जो रेजिमेंट है, अगर नाम आ गया तो बता दें, खेरवाड़ा वाला रेजिमेंट भील रेजिमेंट थी। दोस्तों राजस्थान की 2 रियासत हैं, ये 2 रेजिमेंट है, खेरवाड़ा और ब्यावर। अगर क्वेश्चन ये आ जाए 1857 की क्रांति में किसने भाग, दमन में तो भाग लिया इन्होंने ब्यावर और खेरवाड़ा में, लेकिन क्रांति नहीं की उन्होंने। 2 ऐसी सैनिक रियासतें जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, ब्यावर और खेरवाड़ा। ये ऐसी रियासतें थी, ब्यावर मेर रेजिमेंट और खेरवाड़ा भील रेजिमेंट। तो ब्यावर से भी एक कंपनी अजमेर में बुलाई जाती है और क्रांति को दमन करने के लिए। और जोधपुर से भी एक सैनिक टुकड़ी भेजी जाती है। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह जो अंग्रेजों के परम भगत थे, तख्त सिंह जी एक रेजिमेंट भेजते हैं। किसके नेतृत्व में? कुशल सिंह। ये कुशल सिंह वो नहीं है अब वाले, वो तो थे कुशल सिंह जी, वो तो विरुद्ध थे। कुशल सिंह सिंघवी, कुशल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में क्रांति को दबाने के लिए तख्त सिंह जी ने सेना भेजी। उधर जोधपुर से कुशल सिंह जी आ गए, इधर ब्यावर वाला रेजिमेंट आ गई, उधर के अंग्रेज अधिकारी आगे अलग अलग बटालियन लेकर और उस क्रांति को दबाया गया। लेकिन तो भी क्रांतिकारियों ने कई बंदियों को यहाँ छुड़ा लिया, कई बंदियों को यहाँ अजमेर में छुड़ा लिया और क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसके बाद क्रांति होती है, अजमेर में क्रांति होगी 9 अगस्त। तो अजमेर के पास में ये पाली, अजमेर की सीमा के टच होता है पाली। तो पाली में सैनिक छावनी थी एरिनपुरा। भाई नसीराबाद यहाँ हो रही है, अजमेर में हो रही है, तो पाली में भी आग जरूर पकड़ा गया क्रांति की। 9 अगस्त को अजमेर में हुई और 21 अगस्त को हम क्रम वाइज इनको पढ़ रहे हैं, डेट वाइज। 21 अगस्त को क्रांति होती है एरिनपुरा। एरिनपुरा पाली में, वर्तमान में पाली में। एरिनपुरा में क्रांति होती है 21 अगस्त को। यहाँ क्रांति का नेतृत्व किया था मोती खां, शीतल प्रसाद आदि व्यक्तियों ने क्रांति का नेतृत्व किया।
मोतीकांत शीतल प्रसाद, एक नाम आता है तिलक राम। और दोस्तों इनका साथ दिया था एक ठाकुर थे ईडर के, ईडर डूंगरपुर के ठाकुर थे शिवनाथ सिंह। इनका साथ दिया और क्रांति का नेतृत्व किया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एरनपुरा क्रांति का नेतृत्व किसने किया, अगर मोतीकांत शीतल प्रसाद तिलक राम थे लेकिन इन्होंने इनकी मुख्य भूमिका निभाई आगे देखकर, तो शिवनाथ सिंह ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। अगर शिवनाथ सिंह नाम नहीं आए तो फिर इनका नाम मोतीकांत शीतल प्रसाद तिलक राम, इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। ये जाते हैं दिल्ली जाते हैं और रास्ते में इनके विवाद हो जाता है। नारनौल नामक स्थान है, नारनौल हरियाणा में स्थान है, वहां इनका विवाद हो जाता है अंग्रेजों से। नारनौल में इनका विवाद होता है गराड़ नामक अंग्रेज अधिकारी से। नारनौल में विवाद होता है गराड़ तो मारा जाता है इस युद्ध में, लेकिन क्रांतिकारियों को पीछे हटना पड़ता है। नारनौल में क्रांतिकारियों को पीछे हटना पड़ता है एरनपुरा के क्रांतिकारियों ने दोस्तों नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिरंगी मतलब अंग्रेज, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा काफी फेमस है 1857 क्रांति के। ये नारा किसने दिया? एरनपुरा के क्रांतिकारियों ने ये नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। नारनौल में गराड़ नामक अंग्रेज अधिकारी से ये परास्त हो जाते हैं। ये थी हमारी एरनपुरा की क्रांति। उसके बाद हमारी क्रांति होती है मेन महत्वपूर्ण अहुआ। अगस्त तक आ गए, अगस्त के बाद में सितंबर 1 सितंबर को क्रांति होती है अहुआ में। दोस्तों मैं आपको क्रम वाइज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब कोई इधर उधर नहीं हो जाए। जैसे एरनपुरा के बाद में दूसरी अभी धौलपुर बची है, कोटा बची है, लेकिन धौलपुर कोटा पढ़ने की बजाय पहले आती है अहुआ। तो अहुआ में क्रांति 1 सितंबर 1857 को। अहुआ के बारे में तो अधिकांश हम सब जानते हैं, खुशहाल सिंह जी चंपावत के नेतृत्व में क्रांति हुई, जो अहुआ के जागीरदार थे। खुशहाल सिंह जी में इतना आक्रोश क्यों था? इसका महत्वपूर्ण कारण है जोधपुर महाराजा तख्त सिंह। ये तख्त सिंह जी से नाराज थे खुशहाल सिंह जी। क्यों नाराज थे? तो बात आती है तख्त सिंह जी ने जो सामंतों से जो कर लिया जाता है, सामंतों से जो कर लिया जाता है उसे रेख कहा जाता है, रेख। 1857 की क्रांति से पूर्व अहुआ के जागीरदार खुशहाल सिंह जी ने ये निवेदन किया जोधपुर महाराजा से कि महाराज अकाल पड़ गया है और आप रेख कर में कमी कर दें। लेकिन उल्टा तख्त सिंह जी ने कोई कमी नहीं की और रेख कर में वृद्धि की। इस बात को लेकर तख्त सिंह जी से खुशहाल सिंह जी नाराज थे और इस बात का बदला लिया 1857 की क्रांति में भाग लेकर। जो सामंतों से जो कर लेते हैं उससे कहते हैं रेख। यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट है मैकमोसन। यह एक वो मैकमोसन यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट है। यहाँ की एक कहावत प्रसिद्ध है, डोल बजो चंग बजो बजो बांकियो, और एजेंट को सिर दरवाजे पर टंगियो। मैकमोसन का सिर जो अहुआ के किले पर लटकाया गया था उसके बारे में कहावत है कि डोल बाजो चंग बाजो बाजो बांकियो, और एजेंट को सर अहुआ के किला पर टंगियो।
इस बात की ऐसी कहावत आज भी प्रचलन में है। 1 सितंबर 1857 को क्रांति शुरू हुई। मैकमोहन पॉलिटिकल एजेंट थे, खुशहाल सिंह जी के नेतृत्व में हुई। किस बात को लेकर ये बात आ गई, उसके बाद जो युद्ध हुए उसके बारे में हमें जान लेते हैं। पहला युद्ध हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा पाली में 8 सितंबर 1857। क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते थे आवा ठाकुर खुशहाल सिंह जी और अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन हेथकोट। कैप्टन हेथकोट और एक तख्त सिंह जी ने जैसे अजमेर में भेजा कुशल सिंह सिंघवी को, उसी प्रकार ओनाड सिंह नामक एक अधिकारी को भेजा नेतृत्व करने के लिए। ओनाड सिंह तो अंग्रेजों का नेतृत्व, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन हेथकोट और ओनाड सिंह, और क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे 8 सितंबर को बिथोड़ा के युद्ध में आवा ठाकुर खुशहाल सिंह जी। इनके बीच में भयंकर युद्ध होता है और कहा जाता है कि आवा में जो एक मंदिर था सुगाली माता जो 52 हाथों वाली कुल देवी मानी जाती है, आवा परिवार की कुल देवी है। सुगाली देवी की कृपा आवा ठाकुर खुशहाल सिंह जी पर थी और सुगाली माता के आशीर्वाद से ही बिथोड़ा का युद्ध खुशहाल सिंह जी ने जीता। बिथोड़ा का युद्ध खुशहाल सिंह जी जीत जाते हैं और कैप्टन हेथकोट अंग्रेज ओनाड सिंह तख्त सिंह जी का सैनिक अधिकारी था, दोनों की हत्या कर दी जाती है। यह था बिथोड़ा का युद्ध। उसके बाद होता है 8 सितंबर के बाद 10 दिन बाद में 18 सितंबर ये युद्ध होता है चेलावास का युद्ध। ये भी वही है नजदीकी पाली में चेलावास का युद्ध 18 सितंबर। चेलावास के युद्ध में भी अंग्रेजों की हार होती है। चेलावास के युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। काले गोरों का युद्ध। काले गोरों का युद्ध क्यों? अंग्रेज गोरे और काले, हम लोग काले क्यों? अंग्रेजों की दृष्टि में तो काले होंगे क्योंकि वो तो गोरे बिल्कुल क्रीम के कलर के। काले गोरों का युद्ध 18 सितंबर 1857 को चेलावास नामक स्थान पर। चेलावास युद्ध का दूसरा नाम काले गोरों का युद्ध भी बोला जाता है। चेलावास युद्ध को अंग्रेजी सेना को हराया, फिर हराया और अब की बार हराया, लेकिन एक बहुत बड़े अंग्रेज अधिकारी को भी मारा। पिछले में तो मारा था हेथकोट और ओनाड सिंह भारतीय और हेथकोट अंग्रेज। अब की बार मारा मैकमोहन पॉलिटिकल एजेंट को। मैकमोहन को कहा था पहले युद्ध में कि एजीजी ने, और क्यों है तू मैकमोहन तू कमजोर है यार, हमारे को आना पड़ेगा। इसलिए उच्च अंग्रेज अधिकारी पॉलिटिकल एजेंट एजीजी आदि ने एक बड़ी सेना भेजी और मैकमोहन को भी भेजा। मैकमोहन आया और मैकमोहन मारा गया। मैकमोहन मारा जाता है और उसके बाद मैकमोहन का जो सर है आवा किले के दरवाजे पर लटका दिया जाता है। क्यों लटका दिया जाता है? भाई मारना था मार दिया, फिर लटकाते क्यों? कहीं फेंक दो बार। लेकिन लटकाने का कारण ये था कि आम जनता में, क्रांतिकारियों में इस बात का डर था पहले कि अंग्रेज अजीज जाती है, इनको हराया नहीं जा सकता। तो जनता को ये दिखाने के लिए कि अंग्रेज अजय नहीं है, ये पराजित हो सकते हैं अगर हम संगठन में रहे, तो इस बात को दिखाने के लिए आवा के किले पर ये मैकमोहन जो पॉलिटिकल एजेंट था मारवाड़ का, इसका सर, इसको मारकर इसका सर आवा के किले पर लटकाया गया। ये था हमारा आवा की क्रांति से संबंधित। उसके बाद आती है धौलपुर में क्रांति। धौलपुर में क्रांति दोस्तों, धौलपुर में क्रांति हुई एरिंगपुरा में 21 अगस्त, आवा में 1 सितंबर के बाद में अक्टूबर 12।
12 अक्टूबर धौलपुर होती है, उसके 3 दिन बाद में कोटा में होती है 15 अक्टूबर। 12 अक्टूबर 1857 धौलपुर। धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किया, हीरालाल व गुर्जर देवा के नेतृत्व में क्रांति का नेतृत्व हुआ। ये कहां के थे? ग्वालियर के विद्रोही सैनिक थे ये, हीरालाल व गुर्जर देवा। दोस्तों एक बात है, क्रांति को दबाने की बात आती है तो मारवाड़ में जो क्रांति हुई तो उनके भी अलग अलग है कि किस क्रांतिकारी ने, किस अंग्रेज ने क्रांति का दमन किया, उसके बारे में भी हमारे को जानना महत्वपूर्ण है। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने क्रांति को दबाया, कर्नल होम्स। ये बात सॉरी मैंने आपको नहीं बताई, कर्नल होम्स के नेतृत्व में क्रांति का दमन हुआ था। आवा में जो क्रांति का दमन किया वो पहले जान लेते हैं, कर्नल होम्स। आवा में क्रांति का दमन किसने किया? कर्नल होम्स ने। जैसे कोटा में रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना भेजते हैं, रॉबर्ट्स ने क्रांति का दमन किया था, और आवा में कर्नल होम्स। कर्नल होम्स के बारे में महत्वपूर्ण बात यह कि राजपूताना में कर्नल होम्स ने केवल आवा में नहीं, संपूर्ण राजपूताना में क्रांति का दमन करने वाला आदमी कौन था? कर्नल होम्स। ये बात याद रखना जरूरी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आवा में क्रांति का दमन करने वाला कर्नल होम्स, और संपूर्ण राजपूताना में क्रांति का दमन करने का वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो भी कर्नल होम्स। उसके बाद में वो अबुआ ठाकुर कुशाल सिंह जी 1860 में आत्मसमर्पण कर देते हैं। 1860 में से पहले आत्मसमर्पण कर देते हैं। उसके बाद 1860 में टेलर आयोग बढ़ता है। टेलर आयोग उनको मुक्त कर देता है कि इन पर कोई अपराध नहीं है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया। इसका कारण ये था दोस्तों कि टेलर आवा ठाकुर कुशाल सिंह जी ने बढ़ चढ़कर क्रांति में भाग लिया, इसके बावजूद भी इनको मुक्त कैसे कर दिया? तो इसका कारण ये था कि इनका विवाद अंग्रेजों से नहीं होकर तख्त सिंह जी से इनका विवाद था। इस बात को लेकर इन्होंने क्रांति में भाग लिया। तो 1860 में जो टेलर आयोग बना, टेलर आयोग ने इनको क्रांति से अपराध से मुक्त कर दिया। 1864 में इनकी उदयपुर में मौत हो जाती है। आहुआ में भी एक मूर्ति सुगाली माता इनके परिवार के, आवा परिवार की कुलदेवी है। तो ये बात तो थी आवा ठाकुर कुशाल सिंह जी से संबंधित। अब देखेंगे 12 अक्टूबर 1857 को धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किया हीरालाल व गुर्जर देवा। ग्वालियर के विद्रोही सैनिक थे जो नजदीक पड़ता है जो धौलपुर, वहां गए और इस क्रांति का नेतृत्व किया पंजाब की एक सैनिक टुकड़ी थी। पंजाब हरियाणा की तरफ से एक सैनिक टुकड़ी आई, उन्होंने इस क्रांति का दमन किया। तो ये बात एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि ऐसी जगह या ऐसा रियासत है जहां पर क्रांति करने वाले और क्रांति का दमन करने वाले दोनों ही लोग बारी थे। धौलपुर क्रांति करने वाले, क्रांति का दमन करने वाले दोनों लोग बारी थे धौलपुर में। क्यों? क्रांति करने वाले लोग हीरालाल व गुर्जर देवा ग्वालियर के विद्रोही सैनिक थे जो इनका नेतृत्व कर रहे थे, और पंजाब की टुकड़ी इनका विद्रोहियों का नेतृत्व दमन करने के लिए आई और यहाँ क्रांति का दमन किया। तो ऐसी रियासत जहाँ क्रांति का नेतृत्व करने वाले, क्रांति करने वाले लोग, क्रांति का नेतृत्व करने वाले लोग, मुख्य रूप से क्रांति का नेतृत्व करने वाले व क्रांति का दमन करने वाले दोनों ही लोग बारी थे, तो वो रियासत है धौलपुर रियासत। यह क्रांति 12 अक्टूबर 1857 को। इसके बाद क्रांति होती है कोटा में 15 अक्टूबर को।
कोटा में क्रांति होती है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति होती है। कोटा में क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों जयदयाल व मेहराब खां। जयदयाल व मेहराब खां ये दरबार में ही अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। जयदयाल व मेहराब खां उन्होंने क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जयदयाल और मेहराब खां ने क्रांति का नेतृत्व करते हुए कोटा के शासकों को बंदी बना लिया। और एक क्वेश्चन आता है यहां से कि सर्वाधिक लंबे समय तक और व्यवस्थित रूप से चलने वाली क्रांति कौन सी थी? तो कोटा आंसर होगा। क्यों? कोटा में बहुत लंबी क्रांति चली। कोटा महाराजा को नजरबंद रखा गया, कई अंग्रेज अधिकारियों को मारा गया और संपूर्ण कोटा लंबे समय तक क्रांतिकारियों के हाथ में रहा। इसलिए ये क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक लंबे समय तक क्रांति कहां चली? तो कोटा। और व्यवस्थित रूप से क्रांति कहां चली? तो कोटा। ये थी कोटा की बात। नेतृत्व किया जयदयाल व मेहराब खां। कोटा महाराज थे राम सिंह। दोस्तों 1857 की क्रांति के टाइम कोटा के शासक थे राम सिंह, जयपुर के शासक थे राम सिंह, बूंदी के शासक थे राम सिंह। तीनों का एक ही नाम है और तीनों का आगे क्या लगता है? राम सिंह सेकेंड, राम सिंह सेकेंड, राम सिंह सेकेंड। कुछ याद नहीं रखना। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि 1857 क्रांति के टाइम कोटा का शासक, जयपुर का शासक, तो तीनों के कोटा, जयपुर, बूंदी, तीनों का शासक का नाम है राम सिंह सेकेंड। राम सिंह सेकेंड के पास गए जयदयाल मेहराब खां कि बोलो महाराज क्या कर रहे हो? कहाँ वो अंग्रेज अधिकारी तुम्हारे? तो महाराज ने इधर उधर करने लगे कि हमारे पास तो नहीं है। लेकिन महाराज को बाद में डर लगा कि कहीं हमारे पर फायरिंग नहीं हो जाए, इसलिए महाराज ने डर के मारे बता दिया कि इधर पीछे की तरफ बैठे कि कौन कौन है कि 4-5 है। उनमें थे मेजर बटन के 2 पुत्र, ऑर्थर एक का नाम था ऑर्थर, मेजर बटन, ऑर्थर सैडलर और कोट्टम। ये नाम थे इनके। बटन के पुत्र थे 2। ये 2 पुत्र थे फ्रैंक और ऑर्थर। बट मेजर बटन पॉलिटिकल एजेंट था कोटा का। उसके 2 पुत्र थे फ्रैंक और ऑर्थर और 2 डॉक्टर थे ये सैडलर और कोट्टम। ये 5 व्यक्ति पीछे छुपे हुए थे। महाराजा ने बता दिया, चले गए, पकड़ लिया इनको। तो बटन के 2 पुत्रों फ्रैंक और ऑर्थर, इनकी तो वही तत्काल हत्या कर दी और सैडलर और कोट्टम की भी हत्या कर दी। 4 लोगों की तो तत्काल सर धड़ से अलग कर दिया। बटन को थोड़ी देर रखा। बटन को विश्वास हुआ कि मैं तो पॉलिटिकल एजेंट हूं, मेरे को थोड़ी मारेंगे। लेकिन इसको तो मारा नहीं, ऐसा मारा कि मार के सर कोटा शहर में घुमाया। आवा के किले पर में मोशन का सर टाकार यहाँ पूरे शहर में, जैसे पूरे शहर में घुमाया। ये वो घुमाने का कारण ये था कि अंग्रेजों के प्रति आम जन में भय था, उस भय को कम करने के लिए ये सर आदि काटकर घुमाते थे। तो किस पॉलिटिकल एजेंट का सर काटकर शहर में घुमाया गया? मेजर बटन का कोटा में। 5 लोगों की हत्या हुई। बटन की हत्या हुई, मैंने तो याद रखना। और 2 इनके पुत्रों के नाम भी आ जाए, फ्रैंक ऑर्थर, और 2 डॉक्टर थे सैडलर व डॉक्टर कोटा। इन 5 लोगों की हत्या हुई। ये थी कोटा की क्रांति। और हमारी क्रांतियां समाप्त होती। अब हम देखेंगे 5 मिनट का काम हो रहा है, किस क्रांति में किस ने मुख्य रूप से सहयोग किया। तो विस्तार शॉर्ट रूप में आपको बता देता हूं। इस क्रांति में सहयोग किया एक तो बीकानेर ने सहयोग किया, बीकानेर महाराजा ने।
बीकानेर महाराजा ने सहयोग किया और उनको भी इसके बदले इनाम मिला। और जयपुर एकमात्र ऐसी रियासत दोस्तों, जयपुर, जिसमें राजा के साथ प्रजा ने भी साथ दिया। एकमात्र ऐसी रियासत 1857 की क्रांति में जो राजा ने तो साथ दिया ही दिया, लेकिन साथ में प्रजा ने भी साथ दिया। वो कौन सी रियासत है? जयपुर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसी रियासत जिस 1857 क्रांति में जिसने अंग्रेजों का साथ राजा के साथ प्रजा ने भी दिया, जयपुर। और ऐसे शासक है जो राजपूताने के 12 बड़ी सेना लेकर गए, बीकानेर महाराजा सरदार सिंह। बीकानेर महाराजा इस शासक जो 1857 क्रांति में राजपूताने के 12 बड़ी सेना लेकर गए, सरदार सिंह, बीकानेर महाराजा सरदार सिंह। जैसलमेर के शासक ने भी इसमें सहयोग किया 1857 क्रांति में अंग्रेजों का। जयपुर के शासक ने किया और कोटा के शासक को तो बंदी बना लिया गया। करौली के शासक मदनपाल सिंह, करौली के शासक ने सहयोग किया, मदनपाल सिंह। तो मदनपाल सिंह जी को इनाम क्या मिला कि कोटा के जो शासक थे इनको 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, वो घटाकर तो 13 तोपों कर दी। क्यों? कि कोटा के शासक को तो बंदी बना लिया गया था, तो इनकी तोपों की सलामी 17 तोपों से 13 तोपों की कर दी, इनका मान सम्मान कम कर दिया। जबकि करौली महाराज और मदनपाल सिंह जो कोटा में क्रांति का दमन करने गए थे, कोटा में एक तो अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स गए थे, कोटा में क्रांति का दमन किया, रॉबर्ट्स ने नाम आता था, रॉबर्ट्स। और आहुआ में क्रांति का दमन किया होम्स। संपूर्ण राजपूताना में क्रांति का दमन करने में नाम आता है तो होम्स। तो रॉबर्ट्स के साथ ये कोटा में क्रांति का दमन करने में रॉबर्ट्स के साथ गए मदनपाल सिंह भी गए। तो मदनपाल सिंह को जो 13 तोपों की सलामी दी जाती थी वो तो कर दी 17 की। इनको तो इनाम दिया जाती, कोटा को जो कोटा महाराजा को बंदी बना लिया, इनकी 17 तोपों की सलामी को 13 की कर दी। जयपुर को भी एक अलग रियासत दी गई, इनको भी इनाम दिया गया। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह को टीपी परगना दिया गया। जैसलमेर के शासक को 2000 रुपए का इनाम दिया गया। और उसके बाद आता है इस क्रांति में महत्वपूर्ण सहयोग करने वाला व्यक्ति तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे का राजस्थान से संबंध है। तो तात्या टोपे एक अमरचंद भाटिया, महत्वपूर्ण अमरचंद भाटिया, अमरचंद भाटिया। दोस्तों अमरचंद भाटिया बीकानेर के थे और ग्वालियर में वहां महाराजा के नौकरी करते थे। जब 1857 की क्रांति हुई तो महाराजा के ये कोषाध्यक्ष थे। सिंधिया राजघराने में ये कोषाध्यक्ष थे। सिंधिया राजघराने में कोषाध्यक्ष होता है, 2 तो राज परिवार के व्यक्ति होते हैं, तीसरा व्यक्ति होता है। तो अमरचंद भाटिया यहाँ कोषाध्यक्ष थे। अमरचंद भाटिया 1857 की क्रांति में जो ही क्रांति शुरू हुई तो राजा महाराजा लोग तो ग्वालियर से भाग गए। अमरचंद भाटिया बच्चे, अमरचंद भाटिया को पता था कि महाराजा का कोष कहाँ रहता है, तो इन्होंने लक्ष्मीबाई को धन दिया अमरचंद भाटिया ने, यहाँ खजाने का, ग्वालियर राजघराने का, और खुद का पर्सनल धन भी इनको दिया। इसलिए अमरचंद भाटिया फेमस हुए। अमरचंद भाटिया को बाद में फांसी की सजा दी गई, ग्वालियर में खुले रूप से फांसी की सजा दी गई। तो 1857 की क्रांति में एक क्वेश्चन होता है, सर्वप्रथम फांसी की सजा पाने वाला या शहीद होने वाला व्यक्ति अमरचंद भाटिया 1857 की क्रांति में राजस्थान की तरफ से। हालांकि ये ग्वालियर में फांसी दी गई, लेकिन राजस्थान के बीकानेर के थे। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी की सजा किसे दी गई? अमरचंद भाटिया को राजस्थान में, और भारत में मंगल पांडे को। इसे राजस्थान का अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। इन्हें राजस्थान 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है, क्योंकि यह आर्थिक रूप से लक्ष्मीबाई की सहायता की थी। और बात आती है बाद में तात्या टोपे। टॉपिक दोस्तों लंबा हो रहा है। तात्या टोपे 2 बार राजस्थान में आए। एक बार 9 अगस्त को कुवाड़ा भीलवाड़ा में इनका युद्ध होता है अंग्रेज सेना से, वहां ये हार जाते हैं। और उसके बाद फिर टोंक में आते हैं। टोंक में दूसरी बार बांसवाड़ा में आते हैं। टोंक में बाद में थे, दूसरी बार आते हैं बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के महाराजा थे लक्ष्मण सिंह, शाहपुरा के शासक थे लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह
लक्ष्मण सिंह को हरा देते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे 1857 की क्रांति में संपूर्ण रियासत पर या संपूर्ण शहर पर कब्जा कर लिया, किसने कर लिया? तात्या टोपे ने बांसवाड़ा पर कब्जा कर लिया था और काफी समय तक इनका बांसवाड़ा पर कब्जा रहा। तात्या टोपे संपूर्ण राजपूताना की रियासत में गए, एक रियासत में नहीं गए, जैसलमेर। तात्या टोपे की बात आती है तो सर्वाधिक हस्तक्षेप इन्होंने किया टोंक में। तात्या टोपे का राजस्थान में सर्वाधिक हस्तक्षेप था टोंक में, और हर रियासत में ये गए, एक रियासत में नहीं गए, वो रियासत में नहीं गए। वो भी वही क्वेश्चन आता है कि तात्या टोपे राजस्थान की किस रियासत में 1857 क्रांति में नहीं गए, तो वो है जैसलमेर रियासत है। और अंतिम समय में सबसे पहले था एक वाड़ा भीलवाड़ा में, दूसरी बार आए बांसवाड़ा में, अंतिम समय में सिक्कर में थे, जहां से मान सिंह नरू का नरवर के जागीरदार ने धोखे से इन्हें पकड़वा दिया। 1859 में सिपरी में इनको फांसी दे दी गई, सिपरी में सिपरा नदी के तट पर। ये थे तात्या टोपे। अमरचंद भाटिया पढ़ लिया, मतलब महत्वपूर्ण रूप से जो भी क्रांति में भाग लिया हमने संपूर्ण रूप से पढ़ लिया। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। ये थी हमारे 1857 की क्रांति।